अब यूडाइमोनिया क्या होती है, किसे कहेंगे हम यूडाइमोनिया, उसको समझिए। दो चरण हमने पढ़े हैं अभी, पहला ज्ञान का वर्गीकरण, दूसरा उसका कारण सिद्धांत, कोज थ्योरी। क्या दोनों स्पष्ट है एकदम? तीसरे चरण में आप यूडाइमोनिया को समझिए। अच्छा, ज्ञान के जो हमने पढ़े ना अभी, वो आगे आएगा वापस, ज्ञान के वो तीनों सिद्धांत आगे वापस आएंगे और तीनों को हम वर्च्यूज से जोड़ेंगे। वर्च्यू की बात करता है अरस्तु कि वर्च्यूज क्या है, सद्गुण क्या है, बात करेंगे हम आगे। तो देखिए यूडाइमोनिया की बात करता है वो, यूडाइमोनिया शब्द का अगर हम सटीक सा अर्थ निकालें तो वैसा कोई शब्द है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, किताबों में जो इसके लिए शब्द यूज हुआ है इंग्लिश में, वो कहा गया कि इसका मतलब है हैप्पीनेस। इसको आप समझिए, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। लेकिन आप हैप्पीनेस से पूरी तरीके से इस यूडाइमोनिया शब्द को प्रकट नहीं कर सकते, इसके अर्थ को। हैप्पीनेस शब्द पूरी तरीके से यूडाइमोनिया शब्द को प्रकट नहीं करता। खुशी शब्द है, लेकिन खुशी तो क्या है, मानव का एक क्या है, आत्मा का गुण है। एक मानव आत्मा का गुण ही तो है खुशी। लेकिन वो कहता है यूडाइमोनिया कोई खुश वो नहीं है, गुण नहीं है, मानव का गुण नहीं है, इमोशन नहीं है, ये भावना नहीं है, फीलिंग नहीं है। यूडाइमोनिया क्या नहीं है, फीलिंग नहीं है, ये इमोशंस नहीं है। जबकि खुशी तो क्या होती है, इमोशन होती है। वो कहता है इमोशन नहीं है यूडाइमोनिया, बल्कि वो कहता है यूडाइमोनिया एक एक्टिविटी है। हालांकि इसके लिए एक शब्द और आप काम में ले सकते हैं, सद्जीवन, अच्छा जीवन, बेहतर जीवन, श्रेष्ठ जीवन, ये भी काम में ले सकते हैं, हैप्पीनेस या सद्जीवन। अरस्तु का एक क्वेश्चन याद है आपको, राज्य पढ़ेंगे ना जो हम बात करेंगे। अरस्तु कहता है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वो सद्जीवन के लिए बना हुआ है। तो राज्य का भी मकसद जो टेलोस है वो क्या है, मानव को यूडाइमोनिया, वो सद्जीवन के लिए बना हुआ है ना, वो सद्जीवन का मतलब यूडाइमोनिया, कि मानव को यूडाइमोनिया की प्राप्ति हो, वो यूडाइमोनिया को प्राप्त कर सके। तो राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और वो सद्जीवन के लिए बना हुआ है अभी तक। ठीक है, तो राज्य का मकसद भी, राज्य का टेलोस भी यही है। तो कहता हूं यूडाइमोनिया क्या है, यूडाइमोनिया को वो कहता है ये एक एक्टिविटी है। यूडाइमोनिया एक एक्टिविटी है, ये एक इमोशन नहीं है, ये फीलिंग्स नहीं है, ये मानव मन का गुण नहीं है, बल्कि एक्टिविटी है, गतिविधि है। व्यक्ति की क्षमताओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने की गतिविधि है। गतिविधि का मतलब एक्शन है, काम करेगा, और एक्शन का मतलब एक्टिविटी से रिलेटेड है। समझ रहे हैं आप? अब वो कहता है कि एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी असल में होती है दो किस्म की। समझना आप, एक्टिविटी होती है दो किस्म की। कौन कौन सी एक्टिविटी? एक वो कहता है एक्टिविटी होती है इर्रेशनल, नॉन रेशनल कह सकते हैं आप। नॉन रेशनल एक्टिविटी, और दूसरी किस्म की एक्टिविटी होती है रेशनल एक्टिविटी। नॉन रेशनल का मतलब क्या है? अतार्किक गतिविधियां, अतार्किक। रेशनल का मतलब तार्किक होता है, मतलब जिसमें तर्क का प्रयोग, मतलब चिंतन का प्रयोग नहीं है। और एक होती है रेशनल, जिसमें तर्क शक्ति का प्रयोग होता है। तर्क शक्ति का मतलब विवेक का, बुद्धि का, तर्क का, चिंतन का, चेतना का, और इसमें इन सब का प्रयोग नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप? अब जब नॉन रेशनल एक्टिविटीज हैं, नॉन रेशनल एक्टिविटीज हैं, वो कहता है ये नॉन रेशनल एक्टिविटीज भी दो प्रकार की होती है। इन नॉन रेशनल एक्टिविटीज को भी वो दो हिस्सों में बांटता है और कहता है कि ये दो किस्म की एक्टिविटीज होती है नॉन रेशनल, जिसमें चेतना, बुद्धि, विवेक ये काम नहीं आता। एक तो कौन सी? शारीरिक, एक भावनात्मक। शारीरिक के लिए इंग्लिश में वो शब्द जो काम, एग्जैक्ट शब्द काम में आता है वो है वेजिटेटिव। और भावनात्मक के लिए जो शब्द काम में आता है
वो है, एक तो है वेजिटेटिव और दूसरा एक शब्द और है जिसको आप कहते हैं एपिटेटिव। इमोशनल नहीं है, एपिटेटिव शब्द है। एपिटेटिव, इसको आप कह सकते हैं शारीरिक, इसको आप कह सकते हैं भावनात्मक। हालांकि एग्जैक्ट उन शब्दों का एग्जैक्ट हिंदी रूप वो नहीं है, लेकिन आप याद रखने के लिए कहें तो ये नॉन रेशनल एक्टिविटी है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कि वेजिटेटिव एक्टिविटीज हैं। अच्छा, नॉन रेशनल एक्टिविटीज कौन सी हैं? जो मानव शरीर के अंदर होती है, लेकिन जिसका संबंध बुद्धि से, तर्क से, इनसे नहीं है। समझ गए? वेजिटेटिव एक्टिविटीज वो कहता है किस किस में होती है? वेजिटेटिव एक्टिविटीज होती है ह्यूमन बींग्स में, मानव में होती है मतलब, और किस में होती है? पशु में भी होती है, और ये मतलब वनस्पति में, उनमें भी होती है। और ये एक्टिविटीज वो कहता है मानव में होती है और पशुओं में होती है, ये वनस्पति में नहीं होती। कौन कौन सी एक्टिविटी है वो देखना आप। वो कहता है कि इन एक्टिविटी में वे एक्टिविटीज शामिल हैं, वेजिटेटिव एक्टिविटीज में, जो मानव शरीर के अंदर होती है और स्वतः होती है। आदमी का उस पर कंट्रोल नहीं होता। होंगी वो, आप कुछ भी करेंगे तो भी होंगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे भूख, जैसे मान लीजिए क्या, वृद्धि होना, शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि है, कंट्रोल कर सकते हैं आप? अच्छा, कॉम्प्लेन पी के सब बकवास है। तो वो, अच्छा, उसमें भी आप होगा तो वो क्या होगा? पोषण तो जाएगा। पोषण भी क्या है? वेजिटेटिव एक्टिविटी। पाचन क्रिया हो रही है, आप कहें मत 2 घंटे पाचन क्रिया को रोक लेता हूं एक बार, या पाचन क्रिया को थोड़ा सा तेज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा ज्यादा खा लिया वो जल्दी पच जाए। कर सकते हैं आप? कंट्रोल है आपका। पोषण है, सेल प्रोडक्शन है, कोशिकाओं का बनना, कंट्रोल में है आपके? बताइए, कंट्रोल में नहीं है। आहार, पोषण, रक्त परिसंचरण, अब पूरे शरीर में रक्त बह रहा है, आपके कंट्रोल में है? कि चलिए एक बार इस हाथ वाले को रेस्ट देता हूं, कोई कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो गतिविधियां हैं वो मानव में भी होती है, पशु में भी होती है और वनस्पतियों में भी होती है, और इन पे कंट्रोल नहीं है कुछ भी। लेकिन इनमें कोई चिंतन शक्ति या विवेक का कोई प्रयोग है कि अपने आप हो रही है बस शरीर के अंदर। भौतिक गतिविधियां हैं, ये भौतिक गतिविधियां हैं कि नहीं है? तो इसमें कौन कौन सी आ गई? इसमें आपके पाचन आ गई, इसमें आपके शारीरिक वृद्धि आ गई, ग्रोथ, इसमें आपके और क्या आ गई? इसमें आप ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त परिसंचरण आ गया, और क्या आ गया? इसमें श्वसन तंत्र आ गया। आप कह रहे हैं कि सांस को तो मैं रोक सकता हूं, कितनी देर रोक लोगे? अपने आप हो रही है क्रिया, श्वसन क्रिया है। क्या है ये? सारी की सारी क्रियाएं क्या है? या फिर कोशिकाओं का निर्माण देख लीजिए, इसी में है। वो सारी की सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे किस्म की क्रियाएं एपिटेटिव, ये भावनात्मक है, ये भौतिक है, शारीरिक है, शरीर में हो रही हैं। ये क्या है? ये एपिटेटिव है, इनका संबंध भावनाओं से है। अब ये तो मानव में, पशु में, वनस्पतियों में तीनों है, लेकिन ये वनस्पति में नहीं होती। ये भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और ऐसी इमोशंस जो सामान्यतः व्यक्ति के अंदर होती है, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, स्वचालित होती है। जैसे भूख का लगना, लगेगी। आप कहें कंट्रोल कर लें, कैसे कर लें? लगेगी टाइम पे। जैसे सहानुभूति, दया, प्रेम, नफरत, ये जो भी है ना, जो भी ये इमोशंस हैं, वो सारी की सारी इमोशंस किससे जुड़ी हुई हैं? इस चीज से। एपिटेटिव एक्टिविटीज हैं उसकी, जिसमें आपके भूख का लगना, या फिर प्रेम, या फिर करुणा, या फिर
गुस्सा, ये सारी एक्टिविटीज है ना वो एपेटेटिव है। अब देखिए पशु है, उसका इन एक्टिविटीज पे कोई कंट्रोल नहीं है, पशुओं का इन एक्टिविटीज पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मानव वो क्या कर लेता है, अपनी इस रेशनल एक्टिविटीज के माध्यम से इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है। पशु इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, पशु के पास वो रेशनल एक्टिविटीज नहीं करता है, पशु रेशनल एक्टिविटीज नहीं करता है, और चूंकि वो रेशनल एक्टिविटीज नहीं करता है, इसलिए मतलब तार्किक गतिविधियां नहीं करता है, इसलिए वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन मानव के पास उसका तर्क है, विवेक है, बुद्धि है, और वो रेशनल एक्टिविटीज करता है, इसलिए अपनी रेशनल एक्टिविटीज के माध्यम से मानव इस चीज पर, इस पर तो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इस चीज पे क्या कर लेता है, वो कुछ सीमा तक वो कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। समझ गए? गुस्सा कहां करना है, कहां नहीं करना है, ये कंट्रोल करता है कि नहीं करता। उसको गुस्सा अपने ऑफिस में बॉस पे नहीं आएगा, क्योंकि वहां उसका नुकसान हो रहा है, वो अपने से कमजोर पे झट गुस्सा निकाल देगा। होता है कि नहीं होता? तो जहां पे गुस्सा उसको, हालांकि वहां ज्यादा है लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहा ना, तो ये क्या है, कंट्रोल कर रहा है उसको। तो मानव अपनी तार्किक शक्ति से ही तो कंट्रोल करता है, उसको पता है यहां नुकसान हो रहा है, तो नुकसान होने का विचार किसने दिया, बुद्धि ने दिया ना, इसलिए वहां उसने गुस्से को कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक ऐसे ही है। चलिए रेशनल एक्टिविटीज क्या है, ये तो है नॉन रेशनल एक्टिविटीज, जिसमें मानव भी पशु भी, यहां वनस्पति नहीं है, वहां वनस्पति और वहां मानव और पशु दोनों एक्टिविटीज करते हैं। अब देखिए वो कहता है दूसरे किस्म की एक्टिविटीज हैं, वो है रेशनल एक्टिविटीज। रेशनल एक्टिविटीज का संबंध केवल और केवल किससे है, ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव प्राणी, मानव से है बस, इसका संबंध केवल और केवल मानव से है। ये केवल मानव करता है, और मानव की ही सीमाओं के भीतर है। पशु और वनस्पति वो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो नॉन रेशनल एक्टिविटीज हैं, वो तो तीनों करते हैं, लेकिन रेशनल एक्टिविटी केवल कौन करेगा, मानव करता है। अब अरस्तु कहता है कि प्रकृति ने मानव को, एक शब्द यूज करता है वो लोगोस, अरस्तु ने एक शब्द यूज किया, उसने कहा प्रकृति ने मानव को लोगोस दिए हैं, दो लोगोस दिए हैं। और ये दो लोगोस कौन कौन से हैं, जो उसकी रेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। दो लोगोस दिए हैं जो उसने किसी को नहीं दिए हैं, ईश्वर ने और किसी को नहीं दिए हैं पूरी जगत में, केवल मानव को दिए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो स्पीच मतलब भाषा, और दूसरा है रीजन मतलब तर्क। पहली भाषा, दूसरा तर्क। भाषा है उस केवल मानव को ही दी है, हालांकि आवाजें निकालने की वो जो कैपेसिटी है वो तो पशुओं के पास है, लेकिन अपनी उन आवाजों से वो पशु केवल कुछ एक सीमा तक ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए मानव को जो रेशनल एक्टिविटीज में दिया ना, उसको बातचीत करना, लैंग्वेज का जो किया, वो केवल मानव को ही दिया है और किसी के पास नहीं है ये एबिलिटी। ये एबिलिटी स्पीच की केवल और केवल मानव के पास है, जिसके माध्यम से वो बाकी पूरे समाज से अपने आप को कम्युनिकेट कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। दूसरा है रीजन, तर्क, विचार या विवेकशीलता, बुद्धि। इसके माध्यम से वो क्या कर लेता है, वो अपनी क्षमताओं का विकास कर लेता है और उन चीजों पर विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, बहुत गहराई तक चिंतन कर लेता है। और इन दोनों के प्रयोग से उसके अंदर कौन सी चीज का विकास होता है, कौन सी चीज डेवलप होती है, कि भाषा और रीजन, इसकी वजह से उसके अंदर विकसित होती है रैशनैलिटी, तार्किकता, किसी भी चीज को सही और गलत सोचने का विचार, उसके लिए लाभदायक क्या है, नुकसानदायक क्या है, उस चीज को सोचने का विचार, किसी भी चीज की
को आगे से आगे, वो जो ज्ञान की बात हम कर रहे थे ना, उन सब चीजों के बारे में विचार चिंतन करने, सब चीजों के बारे में करने की उसके अंदर तार्किकता, मतलब रैशनैलिटी का विकास होता है, तार्किकता का विकास होता है। किसकी वजह से? स्पीच की वजह से और रीजन की वजह से। उसके अंदर तर्क शक्ति है, रीजन मतलब तर्क शक्ति, तभी तो तार्किकता आएगी उसके अंदर, तभी तो तार्किकता आएगी। और वो स्पीच के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट करके अपनी उस तार्किकता को और ज्यादा क्या कर लेता है? विकसित कर लेता है। और जब अपनी वो रैशनैलिटी को, अपनी तार्किकता को इस लेवल तक विकसित कर लेता है, अपने उच्चतम स्थिति तक ले जाता है, तो इस रैशनैलिटी के माध्यम से, इस रैशनैलिटी के परिणाम स्वरूप किन चीजों का विकास होता है? इसके परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं वर्च्यूज, सद्गुण विकसित होते हैं। सद्गुण पशुओं में नहीं पाए जाते, सद्गुण वनस्पति में नहीं पाए जाते, सद्गुण किस में पाए जाते हैं? मानव में। और मानव में सद्गुण की वजह क्या है? उसकी तार्किकता, उसकी रैशनैलिटी। और तार्किकता की वजह क्या है? उसका वो रैशनल एक्टिविटीज, उसकी प्रकृति ने जो दो दिए हैं लोगोज, इन दो लोगोज की वजह से उसके अंदर रैशनैलिटी है। और अपनी इसी रैशनल एक्टिविटीज जो वो करता है, रैशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी है उसकी? तर्क शक्ति, चिंतन, विवेकशीलता, वो जो सोचता है, वो जो विचार करता है, सही और गलत के फैसले करता है, वो सारी के सारी एक्टिविटीज कौन सी में आती हैं? चेतन तत्व के प्रयोग से वो जो कुछ भी करता है, वो सारी के सारी एक्टिविटीज कौन सी होती है? रैशनल एक्टिविटीज होती है। और ये रैशनल एक्टिविटीज ही किसकी वजह बनती है? किसका मूल कारण है? उनकी वजह से किसकी उत्पत्ति होती है? वर्च्यूज की, किसकी? सद्गुणों की। तो सद्गुण क्या है?